टीकमगढ़ के एक नौजवान साथी का कोविड की वजह से भोपाल के चिरायु अस्पताल में निधन हो गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण दुखद समाचार नगरवासियों को मिला। नगर में शोक की लहर छा गई। इस खबर के बाद हम सबको नए सिरे से इस बात को सोचना चाहिए कि इस वैश्विक महामारी से संघर्ष करने के लिए हम सबको जिला प्रशासन के साथ, राज्य सरकार के साथ और केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाना होगा। यह इतनी विकट और विकराल समस्या है। अस्पतालों में पेशेंट ज़्यादा हैं, उस अनुपात में चिकित्सक कम हैं, बुनियादी सुविधाएं कम हैं। हम एक समाज हैं, समाज का हिस्सा डॉक्टर हैं, समाज का हिस्सा व्यापारी हैं, समाज का हिस्सा वकील हैं, समाज का हिस्सा पत्रकार हैं और आम नागरिक भी हैं। हम प्रयत्न करें कि मिलजुल कर इस महामारी से हम किसी भी तरह से पार पा जाएं, निपट जाएं। हम लोगों को मिलकर के इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करना है। यह समय ना दोषारोपण का है, यह समय ना इस बात को कहने का है कि सत्ता पक्ष कितनी मेहनत कर रहा है या विपक्ष क्या कर रहा है। अब सारे के सारे लोगों को एक मुट्ठी बांध करके इस महामारी के खिलाफ लड़ाई करनी है। टीकमगढ़ जैसे छोटे कस्बे में आखिरकार यह स्थिति इतनी विकराल क्यों हुई? इसके प्रमुख कारणों में से एक कारण रेल और बसों से नियमित तौर पर लोग भोपाल, इंदौर, जबलपुर और पूना आ जा रहे हैं। इन महानगरों में कोविड अनियंत्रित स्थिति में है। दिल्ली तक अब हमारी रेल सुविधा है। दिल्ली से बड़ी संख्या में मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में संक्रमण जिन जिन लोगों के लोग संपर्क में आएंगे उन सभी लोगों के बीच में पनपेगा। होना ये चाहिए कि नागरिक अपनी खुद की जिम्मेदारी समझें। जिनके बेटे बेटियां बाहर पढ़ते थे इन महानगरों में, जबलपुर में, भोपाल में, इंदौर में और पूना में, वे अपने बच्चों के आने की जानकारी, उनकी जांच जिला चिकित्सालय में खुद आगे आकर के करवाएं। बस मालिक इस मौके पर अपनी ओर से इतना तो कर ही सकते हैं कि हर बस में बैठने वाले पैसेंजर की तापमान की और उसको मास्क पहनाने की जिम्मेदारी भी ले लें। तापमान की निगरानी हम कर सकते हैं। इंफ्रारेड गन जो आती है, थर्मल स्कैनर, जिससे ये प्रारंभिक पता चल जाता है प्रारंभिक तौर पर कि कितना तापमान व्यक्ति का है। और ये काम प्रशासन के दबाव में, किसी प्रकार के प्रेशर में ना करें, ये स्वेच्छा से करें। ये मान करके करें जैसे सिख समुदाय के लोगों ने गुरुद्वारों में लंगर चलाए, गुरुद्वारों के भीतर अस्पतालें स्थापित कर दी। हम उनसे सीखें कि समाज को अब देने का समय है कि हम सब अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ करें। दूसरी चीज़, अस्पतालों में फेफड़े इस बीमारी में सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। सीटी स्कैन मशीन नहीं है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर जो मेरी हैसियत या क्षमता है, मैंने कहा 11,000 रुपये में इसमें अंशदान दूंगा। माननीय विधायक श्री राकेश गिरी जी ने कहा नहीं आप 21,000 दीजिए। मैंने कहा मैं 21,000 रुपये देने को तैयार हूँ और मेरा चेक तैयार है। किसे देना है कलेक्टर साहब को मैं आज सौंप सकता हूँ। अन्य व्यापारियों ने, किसी ने कहा हम 51,000 रुपये देंगे, किसी ने कहा हम 11,000 रुपये देंगे। लोग तैयार हैं। विधायकगण और सांसदगण अपनी निधि से भी कुछ पैसा जारी करें। इस तरह से मिलजुल करके हम एक नई सीटी स्कैन मशीन, बहुत महंगी आती है, लेकिन एक मशीन तो कम से कम हमारे राजेंद्र अस्पताल में जिला चिकित्सालय पर, जिला मुख्यालय पर स्थापित होनी ही चाहिए। क्योंकि इससे सीटी स्कैन से ये क्लियर होगा कि किस व्यक्ति के लंग्स 20% से ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं और उसे रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता है। इस इंजेक्शन की बड़ी कालाबाजारी हुई। यह इंजेक्शन अनुपलब्ध रहा। इसके भी कारण थे। एक तो मेडिकल व्यवसायियों का लालच, दूसरा जिन लोगों को ज़रूरत नहीं थी लेकिन वे संपन्न हैं, प्रभावशाली हैं, उन्हें लगता था कि रेमडेसिविर की ज़रूरत उन्हें है, उन्हें जरा से लक्षण दिखे उन्होंने लगवाए। ऐसे में इंजेक्शन का अभाव हुआ और वे गंभीर मरीजों के पास नहीं पहुंच पाए। दूसरी चीज़, भारत सरकार ने इस पर बहुत देर से निर्यात पर रोक लगाई। उत्पादन तो हो रहा है। मुझे जैसी जानकारी है, यद्यपि यह पुष्ट नहीं है, फिर भी मुझे बताया गया कि गुजरात के बड़ौदरा में इसके प्लांट में दिन रात उत्पादन हो रहा है। अब जाकर के केंद्र सरकार ने कहा कि हम इसका निर्यात नहीं होने देंगे। निर्यात पर रोक लगने से स्वाभाविक है
कि इसकी आपूर्ति भारत के सभी राज्यों में हो सकेगी। ये बताया गया कि यह ड्रग जो है भारत सरकार द्वारा अभी पंजीकृत नहीं है, यह अपने ट्रायल बेस पे चल रहा है, इसलिए इसके रेट नियंत्रित नहीं किए जा सकते। भारत सरकार चाहे तो कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर अपनी अन्य प्रक्रियाएं अपना करके इसके रेट को नियंत्रित करे। इसके उत्पादन में जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हैं वे कहते हैं कि लगभग 1000 रुपये का एक इंजेक्शन शुरुआत होती है इसकी MRP कई गुना ज़्यादा हो जाती है और ब्लैक मार्केट में तो ये 50,000 से 1 लाख रुपए तक बिका है। आज मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं कह चुके हैं, उन्होंने दमोह उपचुनाव की रैली रद्द कर दी है और वे निसंदेह बहुत शानदार मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश का कुशल प्रबंधन किया है और वे 14 साल उनको मुख्यमंत्रित्व के अनुभव हैं। मुख्यमंत्री जी से पुरजोर आग्रह किया गया है और लोगों को भरोसा है कि वे अपने पुराने जौहर दिखाएंगे। जिस तरह से उन्होंने अपनी लोक लुभावन योजनाएं चलाकर आम आदमी के हित में काम करके लोकप्रियता अर्जित की थी, वे पुनः उसी आत्मविश्वास के साथ, उसी क्षमता के साथ और उसी भरोसे के साथ आम जनता के बीच में आएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम हेलीकॉप्टर तक से रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति करेंगे। उन्होंने कहा ऐसे उद्योगों को, जिन उद्योगों में ऑक्सीजन खर्च होती है, उन उद्योगों को आकस्मिक रूप से कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाएगा और ऑक्सीजन की आपूर्ति पेशेंटों के लिए सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि इसमें वेंटिलेटर की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता और सबसे अव्वल है CT स्कैन की, क्योंकि CT स्कैन के बाद ही ये तय होगा, चिकित्सक तय कर पाएंगे कि इन्हें इंजेक्शन दिया जाना है या नहीं दिया जाना है। लेकिन ऐसे गंभीर मरीज बहुत कम आते हैं। दिक्कत ये हो रही है प्रशासन को कि जिन लोगों को होम आइसोलेटेड किया गया है, जिन्हें अपने घरों में रहने को कहा गया है कि आप घर पर एक कमरे में जहां आपका बाथरूम अलग हो, आपका रहन सहन बिल्कुल घर के अन्य परिवारों से आप मेलजोल ना रखें और घर में ही रहकर अपने आप को ठीक करें। आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी जाती है, दवाइयाँ दी जाती हैं, उपचार बताया जाता है, लेकिन लोग घूमने फिरने के लिए निकल आते हैं। ये बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया है। इससे आप अपना जीवन और दूसरे का जीवन दांव पर लगा रहे हैं। बेसिक चीज़ इस दूसरी लहर में भी देखने में आ रही है। पहली लहर में भी मास्क लगाना, हाथ बार बार धोना, लोगों से दूरी रख कर के बात करना, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना, ये प्राइमरी चीज़ों से बहुत हद तक लोग कोरोना से बचे रहे। दूसरी लहर में भी ये प्रभावी है, लेकिन लोग पुलिस के डंडे से, लोग जुर्माने की डर से मास्क लगाते हैं। अरे आप अपने जीवन के जाने का डर रखिए अपने मन में, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। आपके पीछे आपकी जिम्मेदारियां का निर्वहन कौन करेगा? दूसरे, आपको ये इस कर्तव्य का ध्यान भी रखना है, आप मरे और ले डूबे जजमान। आप तो मर ही रहे हैं, आप तो अपनी लापरवाही से खुद का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा संक्रमित होने पर अन्य व्यक्ति भी संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है, ये मेरी आपसे इल्तिजा है, प्रार्थना है कि आप मास्क बांध करके ही निकलिए, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करिए और हाथ धोइएगा। आप बाजार जब जाइए जब बहुत ज़रूरी हो, घर से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तब आप घर से बाहर निकलिए। कोशिश कीजिए कि आप अपने परिवार में रहें। परिवार में रहने से दो फायदे हैं। मास्क बहुत लंबे समय तक बांधे रहने से शरीर को ऑक्सीजन की उतनी आपूर्ति नहीं होती। कई बार ऐसा भी होता है, लंबे समय तक मास्क बांधने के बाद व्यक्ति को घर आना चाहिए और घर आकर के वो एकांत में जहाँ खुली हवा हो वहाँ पर वह प्राणायाम करे, जोर जोर से सांस ले, क्योंकि ऑक्सीजन की निरंतर निर्बाध आपूर्ति शरीर को चाहिए। हम लोग मिलजुल करके, हम लोग सकारात्मक तरीके से, हम लोग सहयोगात्मक तरीके से, एकजुटता के साथ, जैसी कि भारत की महान परंपरा रही है, जैसी कि हमारी समाज की महान परंपरा रही है, संकट में, आपातकालीन दौर में हम हमेशा एकजुट हुए हैं। भारत ने जब चीन के साथ लड़ाई लड़ी तो देश के आम आवाम ने सड़क पर आकर के देश की सेना का और सरकार का साथ दिया। भारत ने महान प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जब पाकिस्तान के दो हिस्से हुए, बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को हमने जब मदद की, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया, तब भी भारत के नागरिकों ने तन मन धन से सरकार के साथ खड़े होकर के दिखा दिया था कि भारत एक राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र के रूप में, एक शक्ति के रूप में समस्याओं का मुकाबला कर सकता है। कोरोना में भी हमें अपनी उसी स्पिरिट को बाहर निकाल कर लाना है। यह वैश्विक महामारी
हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, हमारी समाज को, हम सब लोगों को, पूरी दुनिया को बहुत गहरी चोट पहुंचा रही है। लेकिन क्या हम डर जाएं, संघर्ष ना करें, बिना लड़े हार मान लें? विश्व युद्ध जब हुआ 1945 का द्वितीय विश्व युद्ध, उस समय लोग 5-5 साल तक समाज जो है परेशान रहा और इतना लोगों को हैरानी हुई, पढ़ने वाले पढ़ नहीं पाए। आपातकाल में एक ऐसी स्थितियां बनी जब विश्व युद्ध होता है, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई, लेकिन लोगों ने आशाएं नहीं खोई और लोग उस समय भी आशाएं बांधे रहे और अंततः उस चीज़ से उभरे। हम लोग कोरोना से जीतेंगे और कोरोना से जीतने के बाद उभरेंगे, फिर अपनी अर्थव्यवस्था बना लेंगे। अंत में मैं ये कहूँगा, जान है तो जहान है। आप अपनी जान बचाइएगा, सावधान रहिए और अपनी सावधानी से मास्क बांध करके दूसरे की भी जान बचाइएगा, क्योंकि अब आपके पास ये कोरोना दुधारी तलवार है। आप जब संक्रमित होते हैं तो अपने परिवार को, सामने वालों को भी संक्रमित करते हैं। लिहाजा आप अपना मास्क बांधें, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें, हाथ धोएं। नमस्कार, धन्यवाद।